दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। राष्ट्रीय आय का टॉपिक को मैं अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर फंसे हुए हैं। आज हम अगर बात करें तो आधार वर्ष का माया जाल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक आम भाषा में। और साथ में ये मेरी लेक्चर सीरीज़ का 31 चैप्टर है। मेरा नाम राजवीर है या फिर आप मुझे नितिन अरोड़ा भी कह सकते हैं। अभी तक जो भी हमने 8 लेक्चर्स देखे, थोड़े बहुत बेसिक्स देखे। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा पीटी ओरिएंटेड थोड़े टॉपिक्स को हमने ज़्यादा समझा। अब इस अरोड़ा आईएएस पे अगर हम बात करें तो थोड़े से अब मुद्दों के ऊपर हम थोड़ा सा उठेंगे और मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में इसका एक वे फॉरवर्ड यानी कि आगे का क्या रास्ता हो उसको भी थोड़ा सा हम समझने की यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, जीडीपी की गणना और आधार वर्ष। हमने जीडीपी को समझा। प्लीज़ अब मैं नहीं समझा पाऊँगा जीडीपी क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी 8 लेक्चर्स में जीडीपी कर चुका हूँ। तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हों तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आधार वर्ष, राइट। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो सीएसओ ने देखो दोस्तों, लाइक जीडीपी का लाइक गणना करने के लिए 2021 मतलब 2011-12 के आधार वर्ष को बदलकर 2017-2018 की है जो है इस पर विचार चल रहा है। एक रिपीट ध्यान वर्ड रखिएगा। अगर ये वीडियो मैं अगर मान लीजिए मैं नवंबर में बना रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में 2020 में, तो इस चीज़ को ध्यान रख के चलिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चेक किया है, अभी भी यहाँ पे कंसीडर्ड ही दिखा रहा है। अभी तक बदला नहीं गया है 2017-18 को। अभी भी जो हमारा आधार वर्ष है वो 2011 और 12 को ही जो है लेके चल रहा है, राइट। 2011 और 12 के आंकड़ों को ही लेके चल रहा है। जीडीपी का उपयोग आप लोगों को जैसे कि बता दूं दोबारा से कि मुख्यतः किसी देश के विकास को मापने के पैमाने के रूप में जो है इसका स्पेशली किया जाता है। और देश की वृद्धि दर की गणना करते समय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भी आधार वर्ष का जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने आधार वर्ष को थोड़ा सा जाना, अब समझते हैं आधार वर्ष क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक टेबल बनाऊँ आपको लाइव आधार वर्ष की, राइट। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2010 हो गया, 2011 हो गया, 2012 हो गया, 2013 हो गया और यहाँ पे 2014 हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए ABCD, कोई भी प्राइस रख लीजिए। मान लीजिए 2010 में 10 हो गया। यहाँ पे मान लो कोई प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 12 रुपये था, किसी का प्रोडक्ट प्राइस 14 रुपये था, कोई 16 रुपये भी था, ठीक है। वहीं 2021 में मान लीजिए 11 रुपये हो गया, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया और ये 17 हो गया। इसी जैसे 2012 में मान लीजिए, हम जैसे एक सर्टेन एग्जांपल समझ जैसे बना रहा हूँ मैं, और 2012 में 12 रुपये हो गया, फिर इसका 14 हो गया, इसका मान लीजिए 16 हो गया, इसका 18 रुपये हो गया, इसका मान लीजिए 15 हो गया, इन्फ्लेशन मान लीजिए ज़्यादा बढ़ गया, इसका मान लीजिए 20 हो गया, इसका 25 हो गया, इसका मान लीजिए 30 हो गया, इसका मान के चलें एक मिनट, इसका 20 हो गया, इसका मान लीजिए 18 हो गया, इसका 22 हो गया, इसका मान लीजिए 28 हो गया, इसका मान लीजिए 32 हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है। ये क्वेश्चन है आधार वर्ष। मान लीजिए 2014 की जगह आप इसको 2020 मान के चलिए एक ये भी सिनेरियो ले लेते हैं कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को मैं लेके बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर्ड मान लीजिए अब एक आप ही हैं, आप ये कहते हैं कि भाई मैं 2010 के आंकड़े देख रहा हूँ और मैं इसको 2010 से लेके 2020 के आंकड़ों को मैं तुलना करूँगा। तो जब आप तुलना करेंगे तो 2010 के आंकड़े उठाएंगे, राइट, और यहाँ 2020 के आंकड़ों से आप जो है कंपेयर करेंगे। आप ये देखेंगे कि यार ये 10 रुपये की चीज़ थी 18 रुपये हो गई, ये 12 रुपये की चीज़ थी 22 रुपये हो गई, ये 14 रुपये की चीज़ थी 28 रुपये हो गई, ये 16 रुपये की चीज़ थी 32 रुपये हो गई। ऑलमोस्ट डबल, हमें ऑलमोस्ट आसपास जो हमें ये पता चला कि यार 10 साल के अंदर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि 10 ईयर्स के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि डबल, हमें मान के चलिए कि डबल, हमें मतलब कि देखना पड़ेगा कि सारे प्राइसेस डबल हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारा इन्फ्लेशन जो दर है वो कहीं ना कहीं डबल हो गया, यानी कि महंगाई दुगनी हो गई है। यही कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन एक ये है कि सरकार इस आधार वर्ष के पीछे क्यों पड़ी है। देखो, जब जीडीपी की तुलना अगर हम करेंगे तो आधार वर्ष अगर हमारा 2010 और 2011 है तो यही आंकड़े लेंगी, पुराने आंकड़े लेंगी। पुराने आंकड़े लेंगी तो आंकड़े कम होंगे। आंकड़े यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, कम होंगे। तो जब कम होंगे तो चीज़ें भी कम कैलकुलेट होंगी, कम कैलकुलेट होगी तो जीडीपी ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। यानी कि जो जीडीपी की जो कैलकुलेशन, जो हमारे पास आंकड़े निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं एक तरह से कम होंगे।
जिसके कारण अभी जो मंत्रालय है जो ये कह रहा है कि 2017-2018 के हम आंकड़ों को जो है जारी करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये मान के चलो कि 2017-2018 के आंकड़े होंगे ये, तो मान लीजिए पहले इसका आंकड़े कैलकुलेट करने पे मान लो हमारा 30 आ रहा है, इसके 2017-2018 के आंकड़ों करने पे मान लीजिए 40 आ रहा है, तो ऑफकोर्स 40 नंबर बड़ा हुआ ना। तो उसी केस में जब 40 नंबर बड़ा होगा तो भाई ऑन पेपर पे हम 40 दिखेगा, नहीं है हमारी जीडीपी इसके हिसाब से तो काफ़ी बढ़ रही है। तो यही एक रीज़न होता है मंत्रालय का, अगर हम बात करें, जिस वजह से जो है ये सोच रही हैं कि आधार वर्ष को बदलेंगे तो हमारा ऑन पेपर, अगर मैं बात करूं ऑन पेपर, हमारे आंकड़े जो हैं वो मजबूत होंगे। मतलब कि ऑन पेपर जो आंकड़े आएंगे वो एक तरह से बोलें तो काफ़ी बड़े आंकड़े आएंगे, और इससे फिर ये होगा कि मतलब कहने में आसानी होगी कि हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, हम इतना मतलब कि एनडीए गवर्नमेंट चल रही है तो अभी इतना विकास हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर मतलब कि बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये तो रहा पॉजिटिव व्यू। नकारात्मक व्यू में ये निकल के आता है कि आंकड़े ही बदले जाएंगे, बाकी वास्तविक जो हमारी जीडीपी है वो तो वही रहेगी। भाई एक बात बताइए, अब आंकड़े बदल देने से क्या आदमी का, अगर हम बात करें, स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा? स्वरूप तो वही रहेगा भाई, चीज़ तो वही रहेगी भाई, जो हकीकत है उस हकीकत से तो आप पर्दा नहीं हटा सकते ना। तो उसी केस के अंदर, इस केस के अंदर भी आंकड़े बदलने का मतलब यही है, जो नकारात्मक जो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि आंकड़े बदल देने से जो जीडीपी की चीज़ें हैं वो तो वही रहेंगी, भले ही आप पेपर ऑन पेपर आप मैनिपुलेट कर दें चीज़ें, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो वही रहेगी। तो इस वजह से आधार वर्ष चेंज करने का यही एक ज़रिया, मतलब कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो थोड़े से बड़े हों ताकि हम आगे कंपेयर कर सकें, और साथ में हमारे जीडीपी में थोड़ी सी हमें जो है मतलब ग्रोथ हम जो है दिखा सकें। तो जिस वजह से द हिंदू न्यूज़पेपर ने इसका काफ़ी तगड़ा क्रिटिसिज्म किया था कि ये आधार वर्ष चेंज करने से मतलब कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो होती हैं। तो उसी को थोड़ा सा जो है हम डिटेल के अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि भाई अभी सीएसओ जो है 2011-12 के आंकड़ों की जगह 2017-18 का प्रयास कर रहा है। हमने ये जाना कि जीडीपी का मुख्यतः जो होता है विकास के पैमाने को नापा जाता है। हमने ये भी जाना कि भाई देश की वृद्धि दर की गणना करने के लिए हमें आधार वर्ष का जो स्पेशली अगर बात करें तो हमें प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा कंसेप्चुअल से हटके अब थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं, थ्योरी पे। देखो दोस्तों, आधार वर्ष एक प्रकार का एक तरह से बेंचमार्क है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एक बेंचमार्क लिया था, तो उसी की जैसे ये भी एक बेंचमार्क की तरह ही जो हमें देखने को मिलता है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जो मैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण आदि की जो है गणना करी जाती है। देखो दोस्तों, आधार वर्ष में बेसिकली एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, जीडीपी के कुछ पार्ट्स भी हैं जो हम आगे देखेंगे डेप्थ के अंदर, कि देखिए एक होती है बचत, इस देश की बचत कितनी है, एक होता है पूंजी निर्माण, कि उस देश ने पूंजी निर्माण कितना किया। देखो, जिस देश की बचत जितनी ज़्यादा अधिक होगी वो देश उतना ज़्यादा तरक्की करेगा, जिस देश में बचत कम होगी उतना वो देश जो है तरक्की नहीं करेगा। तो जिस वजह से हम बात करें, हमारी जो ऑलमोस्ट जो बचत रहती है हमारे देश की, पूरे देश की, वो अप्रॉक्सीमेटली 28 to 32% के आसपास जो हमारी सकल बचत के हिसाब से जो हमें देखने को मिलता है, जो बोल सकते हैं डेवलप कंट्री से थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल एशिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ठीक है बचत। तो उस केस के अंदर बचत जितनी ज़्यादा अधिक होगी तो उतना ज़्यादा निवेश होगा, तो उतना ज़्यादा जब निवेश होगा तो उतना ज़्यादा जो हमारा पूंजी निर्माण हमें देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरह से साइकिल है। देखिए, अगर बचत बढ़ेगी, भाई बचत बढ़ेगी तो फिर निवेश आएगा, निवेश आएगा तो फिर पूंजी निर्माण भी होगा। तो उस चीज़ का एक तरह से बात करें तो ये हमारी तरफ से एक तरह से हमें जो है साइकिल के तौर पर जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का आशय किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। और एक तरह से हम देखें तो हमारी दो तरह की जीडीपी हम देखते हैं, जो एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो, नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ अगर बात करें तो यहाँ पे अगर नॉमिनल जीडीपी पे अगर चालू कीमतें का हम प्रयोग करने लग जाएं, अगर हम चालू कीमतें के बारे में प्रयोग करने लग जाएं तो वो हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी, यानी कि प्रचलित कीमत। जैसे कि मान लीजिए अभी 2020 है, हम 2019 के हिसाब से जीडीपी निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी नॉमिनल जीडीपी। अगर हम आधार वर्ष 2011-2012 के बारे के आंकड़ों के बारे में बात करें तो वो हमारी हो जाएगी वास्तविक जीडीपी। कि भाई वास्तविक जीडीपी मतलब क्या फ़र्क है। तो बेसिकली किसी अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग जो हैं वास्तविक जीडीपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यही एक रीज़न है जिस वजह से वास्तविक जीडीपी को बदलने की कोशिश करी जा रही है, ताकि आधार वर्ष को जो है हम चेंज करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, तो मंत्रालय जो है कोशिश कर रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो अगर बात करें चालू कीमतों के ऊपर फोकस किया जाता है,
और वास्तविक जीडीपी में जो है आधार वर्ष की कीमतों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर कंपेयर की बात करें तो ध्यान रखिएगा वास्तविक जीडीपी हमेशा, ध्यान रखिएगा वास्तविक जीडीपी हमेशा जो कम होती है नॉमिनल जीडीपी से। इस चीज़ को भी आपने जो है हमेशा एक ये सूत्र है, ये याद रखने की कोशिश कीजिए क्यों कम होती है। भाई ऑफकोर्स जब चालू कीमतों पर से निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ग्राफ में इस ग्राफ में अच्छे से समझाया था, तो मतलब टेबल के थ्रू समझाया था, तो वही एक फंक्शन यहाँ पे भी आ रहा है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक रहेगी वास्तविक जीडीपी के कंपेयर में, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं, और जबकि चालू वर्ष की कीमतों में हमेशा परिवर्तन जो थोड़ा संभव रहता है। समानता आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है और उसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक और प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि आदि घटना ना ही हो। क्योंकि हम आधार वर्ष जब भी हम जो चूज़ करते हैं उसके पीछे कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं। या तो कोई, जैसे कि अभी देखो कोरोना वायरस का जो मतलब कि काल चल रहा है, कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, हमारी एक तरह से कोई ज़्यादा बड़ा इंटरफेरेंस ना हो हमारी जीडीपी के अंदर, कोई ज़्यादा मतलब कि टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई बाढ़ या सूखा, कुछ इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं ना घटी हों, ताकि हम एक अच्छा सा जो है एक हम आधार वर्ष को जो है हम ले सकें, ताकि हम उनके आंकड़ों को जो है बहुत अच्छे से जो है हम कंपेयर कर सकें। उसी के जैसे फिर आधार वर्ष का चुनाव करते समय हमें ये बात भी ध्यान रखा जाता है कि वह चालू वर्ष के निकट ही हो, ताकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का अगर हम बात करें तो आकलन जो है यहाँ पे जो है किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अब देखिए, अब मान लीजिए 2020 चल रहा है और हम 2011-2012 के आंकड़े ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 8 से 9 साल का गैप है और कितने सारे चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं। तो एक ये भी रीज़न होता है कि अगर 2020 चल रहा हो तो 2017 या 2018 के आंकड़े लें तो वो भी ठीक रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें द्वंद्व का जो हमें प्रतिरूप हमें देखने को मिल रहा है कि हमें मतलब कि देखो, कुछ फिलोसफर ये कहते हैं कि नहीं भी उसके आसपास ही हमें लेना चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि आधार वर्ष हमें एक ऐसा रखना चाहिए कि थोड़ा सा पुराना हो, ताकि हम कंपेयर करने में, कंट्रास्ट करने में आसानी हो, ताकि हम किसी चीज़ के मतलब कि किसी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हम मतलब किसी निष्कर्ष पे जो हम पहुंच सकें। तो और गौरतलब है कि इस आवश्यकता का ध्यान रखते हुए देश में प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में जो है हमेशा आधार वर्ष जो है चेंज होता ही है। क्यों? आंकड़े को ताज़ा रखने के लिए, ताकि कंपेयर कंट्रास्ट करने के लिए हमेशा जो है 7 से 10 वर्षों का जो है अगर बात करें तो आधार वर्ष में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। समानता आधार वर्ष में परिवर्तन से देश की जीडीपी के कार्य में सीमांत वृद्धि जो हमें देखने को मिलती है। आधार वर्ष में परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि देखो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में समय समय परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे सभी को पता है, और इन परिवर्तनों से देश की वृद्धि का विकास पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है। साथ में विशेषज्ञों के अनुसार बात करें तो अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले इन्हीं संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे जीडीपी की सीमाओं की बढ़ती हिस्सेदारी को प्रतिबंधित करने के लिए आकलन के आधार पर समय समय पर जो इनमें संशोधित करने की जो हमेशा आवश्यकता रहती है। तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि आधार वर्ष में परिवर्तन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा भली बातें जो हमें देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव का एक अन्य उद्देश्य वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल सटीक एक आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना भी होता है, जिस वजह से जो है हम समय समय पर जो हम जो आधार वर्ष के जो आंकड़ों को जो है हम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि सटीक आंकड़ों के अभाव में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण यहाँ पे जो संभव नहीं हो पाता। जिस तरह से सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाती हैं, तो अगर सटीक आंकड़े अगर नहीं होंगे तो उस वजह से फिर काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हमें जो है देखने को मिल सकती हैं। फिर क्यों बदलता रहता है आधार वर्ष? एक तो इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान रखिएगा 2011-12 पर आधारित जीडीपी जो वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करती है। वहीं नए आधार वर्ष की श्रृंखला के संबंध में जानकारों का मानना है कि ये संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खाते के दिशा निर्देश 2018 के अनुरूप होगी। अगर हम 2017-2018 का कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो गाइडलाइन होगी उसके अनुरूप जो हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। और साथ में अगर बात करें दुनिया के विभिन्न विभिन्न देश आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए अलग अलग मानकों का जो प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम यूएन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ताकि जो है कल को मतलब कंट्रास्ट करने में या कुछ और चीज़ें करने में जो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें आसानी जो हमें देखने को मिलेगी। फिर क्यों बदलता रहता है आधार वर्ष? अगेन इसी चीज़ को मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों, इसी मतलब पीपीटी को मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, जीडीपी को तय करने के लिए आधार वर्ष तय किए जाते हैं, यानी कि उस आधार वर्ष में देश का जो कुल उत्पादन था उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है, इसे मतलब जीडीपी दर कहते हैं। यानी कि भाई अगर मान लीजिए हमारी जीडीपी 6% थी और मान लीजिए 2020 में मान लीजिए 8% होगी, वैसे तो उम्मीद नहीं है 8% होगी, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ भी हमारी 2% की जीडीपी की ग्रोथ हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है इकोनॉमी जो है बढ़ रही है। तो सरकार समय समय पर आधार वर्ष में बदलाव इसलिए करती है ताकि अर्थव्यवस्था के
बारे में आंकड़ों का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल रखा जा सके, और इसे अर्थव्यवस्था भी जो है अर्थशास्त्री जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी जो है मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के सही आकलन के लिए हर 5 साल पर जो है बेस ईयर को जो बदल देना चाहिए, और साथ में साल 2015 में सरकार ने जीडीपी सीरीज़ का बेस ईयर 2005 से बढ़ाकर 2000 जो 11 और 12 भी जो है यहाँ पे जो है कर दिया गया था। तो ये तो थे कुछ हम ये मतलब कि वो पॉइंट्स की भी हमें क्यों बदलना चाहिए आधार वर्ष। तो हमने एक बात नोटिस करी यहाँ पे कि पहले हमारा जो यूएन के थ्रू जो गाइडलाइन है तो वो, दूसरा फिर हमें एक संशोधित आंकड़े मिल जाते हैं एक तरह से, फिर तीसरी चीज़ अब ये देखें सही आकलन हमें जो है मिल जाता है, ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं मतलब समय की एक अनुरूप के थ्रू भी जो चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। अब अगर हम बात करें आधार वर्ष का विवाद क्या है, आखिर इसका माया जाल अगर हम बात करें तो क्या है। देखो आधार वर्ष का यही माया जाल है कि देखो भाई यहाँ पे आप इस चीज़ को न हटा के इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा कि आधारित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की जीडीपी दर जो है 5% पर पहुंच गई है, जबकि इस विषय पर कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बीते कुछ वर्षों में देश की जीडीपी मात्र जो है जीडीपी 0.3% से सिर्फ 2.5% तक ही बढ़ी है। यानी कि अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑन पेपर, राइट, ऑन पेपर तो इन्होंने दिखा दिया कि भाई 5% की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो स्वतंत्र जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्च करते हैं बड़ी बड़ी, वही कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं, तो सिर्फ मायाजाल है। अगर हम देखें तो सिर्फ मात्र 0.6% से लेकर 2.5% तक की वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है 5% की करे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आंकड़ों का मैनिपुलेट किया जा रहा है, आंकड़ों को बड़ा चढ़ा के दिखाने से ये सारी चीज़ें जो है फिर हमें जो है दिखते के तौर पर हमें देखने को मिलती है। एक सही अनुमान लग नहीं पाता है, जिससे फिर हमारी जो योजनाएँ होती सरकारी, उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हमें देखने को मिलता है। फिर उसी के केस में अगर बात करें तो गौरतलब है कि सीएसओ अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाने के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय जो मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों पर निर्भर रहता है, और कई अर्थशास्त्रियों ने मंत्रालय के आंकड़ों में भी अविश्वसनीय कहा है, क्योंकि देखो जो कॉर्पोरेट मंत्रालय होते हैं उसमें भी जो वास्तविकता होती है और जो हकीकत होती है उसमें काफ़ी फ़र्क जो हमें देखने को मिलता है। इसलिए संभव है कि निजी क्षेत्र के उत्पादन को वास्तविकता से अधिक मापा गया है। तो निजी क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा जो रोल होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो दिखाया जाता है, तो जिस वजह से हमें अगर हम बात करें तो आधार वर्ष पे जो हमें ये विवाद जो हमें देखने को मिलता है। अब कुछ नकारात्मक बिंदुओं को देख लेते हैं कि आधार वर्ष से क्या क्या हमें नकारात्मक बिंदु का मतलब कि सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम धीरे धीरे करते हैं कवर। देखिए आधार वर्ष में परिवर्तन के बाद संदेह तब बना रहेगा जब तक कि आकलन की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी हमारे घिसे पिटे जो आकलन का तरीका है जो मिनिस्ट्री का, उसी के हिसाब से चलेंगे तो एक तरह से बात करें तो विश्वसनीयता जो होती है वो नहीं बनी रहेगी। दूसरा, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में लगे और उच्च वृद्धि दर से सिलसिले का कायम रखने की मंशा रखने वाले भारत जैसे देश को इस तरह के विवाद से बचना चाहिए। देखो आंकड़ों को ये होता है कि भाई ज़्यादा आंकड़े दिखाएंगे तो विदेशी निवेश मिलेगा, विदेशी निवेश मिलेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आएगी तो पूंजी निर्माण होगा। तो उस सिलसिले में भी जो है आंकड़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाया जाता है। फिर आंकड़ों के खेल से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ने न केवल भारत की उपलब्धियों को धूमिल किया है बल्कि इसके इतिहास में विकृत किया है, जबकि इन दोनों को ही राजनीति से परे होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक तौर पे भी जो है हम, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी जब सरकार केंद्र में होती है तो वो चाहते हैं कि मेरी सरकार बहुत अच्छा कार्य करे, तो अपने सरकार का मतलब ठीकरा फोड़ने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो है इससे मैनिपुलेट आधार वर्ष से जो है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। सरकार ने यह स्पष्ट होना चाहिए कि आज़ाद ख्याल रखने वालों ने इन आंकड़ों को नकार दिया है और इस प्रक्रिया में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग की अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा दी। यानी कि काफ़ी जो स्वतंत्र जो हमारे स्वतंत्र जो प्रतिष्ठित जो कुछ ऐसे मतलब शोधकर्ता हैं, उन्होंने मतलब सीएसओ की भूमिका को बिल्कुल नकार दिया कि सीएसओ है जो हमारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो ढंग से जो काम नहीं कर रही और आंकड़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के जो है दिखाती है। फिर दूसरा दोस्तों इसमें ये भी देखने को मिलता है कि निजी क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन बीते वर्ष राष्ट्रीय जो एनएसओ द्वारा दिए गए अध्ययनों के सामने आया है कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के सक्रिय कंपनियों की सूची में तकरीबन 42% कंपनियों का ट्रैक ही नहीं था। कि जो भी इन्होंने मतलब कॉर्पोरेट मंत्रालयों ने दिखाया तो उसमें 42% ऐसी कंपनियां थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था, और लेकिन आंकड़ों में जो उसको जो है शामिल कर लिया गया। तो ये सारी समस्याएं जो हमें अगर बात करें तो हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि सुधारने की फिर क्या ज़रूरत होनी चाहिए। तो पहली बात, अगर सरकार आर्थिक वृद्धि संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता को
असहमियत देती है तो इसे फ़ौरन बैंक सीरीज़ आंकड़े वापस लेने चाहिए। जो बैंक सीरीज़ के आंकड़े हैं उसको जो फटाफट आंकड़े जो है वापस लेने चाहिए, और उस पर जो है काफ़ी कुछ मतलब कि इस पर जो है जो विश्वसनीयता को जो है बनाना यहाँ पे चाहिए। फिर इसके अलावा CSO को पुनर्गणना का कार्य नीति आयोग से स्वतंत्र होकर करना चाहिए। दूसरा इनमें पॉइंट यहाँ पे ये बन सकता है कि भाई जो भी CSO के आंकड़े हैं उसको नीति आयोग के द्वारा एक स्वतंत्र मतलब कार्य देना चाहिए, ताकि एक मतलब बढ़िया से आंकड़ों को जो है पब्लिश किया जा सके। फिर लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए गणना पद्धति के बारे में इस क्षेत्र के जानकार लोगों को अग्रिम विमर्श यहाँ पे जो करना चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, संगोष्ठी होनी चाहिए, और इस प्रक्रिया में CSO सांख्यिकी आयोग के पूर्व प्रमुखों को भी शामिल जो इसमें किया जाना चाहिए। और ऐसा होने से आंकड़े तथ्यों को लेकर फिर से कोई विवाद नहीं खड़ा होगा। तो अगर हम ये थोड़े बहुत रिफॉर्म्स अगर हम आधार वर्ष में कर सकें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली इंडिया की क्रिकरी होने से बचेगी, और ये सारे इश्यूज हम देखेंगे। तो ये था अब आज का वीडियो। इसमें हमने आधार वर्ष को बहुत अच्छे से जाना समझा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम अगेन थोड़े से और इश्यूज़ पे बात करेंगे, और फिर हम ये नेशनल इनकम को जो कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी लेंथी चैप्टर हमें तब से देखने को मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।